नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका अनग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आरएस मेंस के लिए करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं पूरे एक साल का, जो लास्ट जुलाई 2024 लास्ट ईयर जो मेंस हुआ था उसके बाद से लेकर और करंट जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा जून 2025 में, तो 15 जून 2025 तक का करंट अफेयर अपन तीन तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले वीकली, देन मंथली, देन क्वार्टरली। तो वीकली सीरीज़ का आज हम अगस्त 2024 का, अगस्त 2024 का वीक 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीक 1, वीक 2 और जुलाई वीक 4 का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से वो वीडियोस देख लीजिए। और उन्हीं वीडियोस के कंसर्निंग आरएस मेंस के क्वेश्चंस के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग, है ना। तो आप वो क्वेश्चंस भी देख लीजिए ताकि आपका उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। और चूँकि अलग से मेंस के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इस सीरीज़ में एक चीज़ नहीं कर रहे हैं कि जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना उससे एक क्वेश्चन अपन आर एस प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में भी देख लेंगे, है ना। जो एक आर एस प्रीलिम्स का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे इस बार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी लेवल पे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और उनके आंसर और डिस्कशन अपन साथ के साथ देखते चलेंगे। और जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसका मेंस के जो टॉपिक्स हैं जो अपन ने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जो ये आज वाला लेक्चर है इसके भी वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस के अलग अलग अपलोड होंगे, तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियोस भी देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन, यू स्टैंड्स फॉर अर्बन 2, यानी दूसरा फेज़। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। शहर होते हैं, शहरों के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको आवासीय सुविधाएं, सरकारी आवासीय सुविधाएं और सरकार द्वारा रियायती दरों पर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना इस जो पहल है इस स्कीम का मेन है, जो टारगेट है, मेन जो लक्ष्य है वो ये है। ठीक है, ये टॉपिक आपका पेपर वन की यूनिट 2 के अंदर जो 7th पॉइंट है, जिसके अंदर गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में पूछा गया है, उसके तहत ये टॉपिक आपका आ सकता है और इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस स्कीम का लक्ष्य क्या है। शहरी गरीब कौन से, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी। ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है वो। ठीक है, एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप, एमआईजी इज मिडिल इनकम ग्रुप। तो इन लोगों को जो आवास की सुविधाएं, इनका खुद का पक्का आवास हो, ठीक है, सुविधाओं सहित, है ना। और इसके अंदर क्या हो कि उनको जो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी रेट पर लोन भी प्रोवाइड करवा रही है और उनको जो एलिजिबल है उनके लिए मकान का निर्माण भी करवा रही है। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग आपने सुना होगा, है ना, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो रियायती दरों पर मकान उपलब्ध कराकर सभी के लिए आवास इस स्कीम का जो मेन टारगेट है। इसकी जो ग्रामीण जो एक स्कीम और चलती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, है ना, ग्रामीण वाला सेक्शन, वो तो पहले से ही चल रहा था, ये अर्बन बाद में शुरू किया गया है। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है, एक तो गरीबों को किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाना, दूसरा 5 साल में 1 करोड़ आवास उपलब्ध करवाना। इसको जो मॉनिटर कर रहे हैं ना वो पोर्टल है आपका आवास पोर्टल। ठीक है, और ये स्कीम रन कैसे हो रही है, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय मिलकर इस स्कीम को निकाय जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, है ना, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वो मिलकर इस स्कीम को रन कर रहे हैं। ठीक है, केंद्र के तहत कौन सा विभाग इसके लिए कर रहा है, केंद्रीय आवास मंत्रालय जो है ना, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, वो कर रहा है। राज्य के अंदर इसको स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है और अर्बन लोकल बॉडीज़ तो जो भी, अगर उस क्षेत्र में नगर निगम है तो नगर निगम, नगर पालिका है तो नगर पालिका, अदरवाइज नगर परिषद। इनके भी टारगेट अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कहाँ नगर पालिका, कहाँ नगर निगम और कहाँ नगर परिषद होगी। वो आपने ये वाला अगर पेपर आपने तैयारी करी है तो उसमें आया होगा, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, कि भाई कहाँ पर नगर निगम होती है, कहाँ नगर परिषद होती है और क्या क्राइटेरिया है कि वहाँ पर नगर पालिका होगी। ठीक है, नेक्स्ट वित्तीय सहायता। इसमें ये डिसाइड किया गया जो 5 साल में 2.3 लाख करोड़ की सब्सिडी मिलेगी और तो इससे क्या होगा, टोटल 10 लाख करोड़ का कुल निवेश होगा। ठीक है, कुछ जो सारे ये मिला के अब अर्बन लोकल बॉडीज़ और ये लाभार्थी ये सब मिलकर जो पैसा लगाएंगे वो 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। इसका फंड जो है ना, पहले एक और फंड बनाया गया था जो 1000 करोड़ का था इनिशियली, इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 3000 करोड़ का।
जिससे क्या है, बैंक वगैरह जो लोन देते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो कि भाई लोन आपका डूबेगा नहीं, आप इसको ज़रूर देवें, है ना। एक नया इसमें जो है प्रौद्योगिकी उप मिशन भी शुरू किया गया है, जिसको TISM बोल सकते हैं, है ना। तो TISM क्या है आपका, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सबमिशन। टेक्नोलॉजी, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सबमिशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सबमिशन, ठीक है। तो ये एक इसका उप मिशन भी शुरू किया गया और ये जो है साझेदार हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया था। अब आपको अगर मान लो 5 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस पर ये अगर अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहें तो देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मूल्यांकन करें। क्या योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है? बिल्कुल सही। इस योजना के तहत प्रति आवास इकाई अधिकतम 2.5 लाख केंद्रीय सहायता प्रावधान है। ये अपन ने डिस्कस नहीं किया, मैं बताऊंगा आपको। पात्रता के माध्यम की मिडिल इनकम की अधिकतम वार्षिक आयु 6 लाख है। इनिशियली 6 थी, शायद अब 8 है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर देखते हैं क्या है, फर्स्ट और सेकंड। तो कौन से कथन का मूल्यांकन करें? सही है, तो ये 2.5 लाख ही है, ठीक है। और 6 की जगह मैंने ये आपको बताया था कि ये कितना है, अब 8 हो गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMAY अर्बन 2.0 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी नवाचार उप मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्माण लागत को कम करने के लिए केवल पारंपरिक तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित करना नहीं। ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिशन है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, तो पारंपरिक कैसे कैसे करेगा, है ना। तो ये तो नहीं होगा। लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया का सुगम बनाना हो सकता है एक बार, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, एक बार इसको कंसीडर करते हैं। जलवायु स्मार्ट और आपदा प्रतिरोधी निर्माण तकनीकों, देखिए निर्माण तकनीकें आ गई है ना, कि उपयोग में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना हो सकता है, ठीक है। स्थानीय अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए राजस्व सृजन के लिए नए मॉडल विकसित करना है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है। चूँकि इसमें निर्माण होगा तो मेरे हिसाब से ये निर्माण तकनीक वाला होना चाहिए। चलो आंसर देखते हैं, C, ठीक है। चूँकि इसमें निर्माण होगा ना, तो निर्माण संबंधी जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी ना, वो इस मिशन के अंतर्गत जो है कवर की जाएंगी। यानी मैंने आपको जो बताया ना कि स्कीम में एक नया सब मिशन शुरू किया गया है, TISM, तो उसका मेन टारगेट क्या है, जलवायु स्मार्ट, यानी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित न हो ऐसे मकान और आपदा प्रतिरोधी निर्माण, यानी भूकंप वगैरह उनमें नहीं है, ऐसे निर्माण करने के लिए जो तकनीकों का उपयोग करने के लिए अलग से एक इसमें सब मिशन शुरू किया, जिनमें इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। और वो फोकस करने के लिए वो स्टेट और केंद्र शासित और राज्यों को क्या करेगी, फंडिंग करेगी। कौन सा, TISM, टेक्नोलॉजी इनोवेशन सबमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कफाला प्रणाली। ये कफाला प्रणाली आपका पेपर 3 का जो IR वाला सेक्शन है ना, उसमें दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया से के भू राजनीतिक परिवर्तन और उनका भारत पर प्रभाव है ना, वो वाला जो टॉपिक है, उसमें ये पॉइंट आपका, ये वाला जो टॉपिक है ये डिस्कस होगा, ठीक है। ये वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या है कफाला प्रणाली? कफाला प्रणाली क्या है, देखो जो ये कंट्रीज़ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कंट्रीज़ हैं, है ना, ये कंट्रीज़, यहाँ पर क्या है, जो अरब देश है ना, इनके अंदर एक कफाला प्रणाली चलती है। कफाला प्रणाली क्या होती है कि इन देशों के अंदर जो प्रवासी लोग आते हैं, मजदूर के तौर पर काम करने आते हैं, तो उनको एक लीगलाइज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसको कफाला बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है उस कफाला के अंदर? कफाला में क्या होता है कि जैसे कोई बंदा यहाँ से गया, मान लो भारत से गया, भारत से जाएगा, ये आपका भारत है, ठीक है, और ये वो देश हैं सारे, ठीक है। इन देशों के समूह को, जो 20 प्लस कुछ देश हैं, इनको क्या बोला जाता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। वहाँ पर ये कफाला प्रणाली लागू है। GCC स्टैंड्स फॉर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, भारत से मान लो कोई बंदा था, वो यहाँ काम करने के लिए गया, तो जो उस देश में नियोक्ता होगा ना, वो उसका एज ए मालिक के तौर पे काम करेगा, मतलब वो उसको लीगली उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? ये इस तरीके का जो सिस्टम है ना, उसको कफाला प्रणाली, कफाला सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं कि श्रमिक का जो वीज़ा है
ठीक है, और ये उसके पासपोर्ट वगैरह वो अपने पास रख लेते हैं और वो काम करने लग जाता है। अब उसको अगर अपनी कंपनी चेंज करनी है या एम्प्लॉयर चेंज करना है तो जो जो कफाला के थ्रू उसको लेके गया ना, उसकी परमिशन से ही वो चेंज करेगा। समझ गए? एक तरीके की ये क्या हो गया, उस पर डिपेंडेंसी होगी उस एम्प्लॉयर पे। तो वो क्या कर लेता है, उनका श्रमिक का वीज़ा अपने पास रख लेता है, या कानूनी स्थिति जो होती है उसकी श्रमिक की वो उस नियोक्ता से डायरेक्टली जुड़ जाती है। फिर वही बताएगा कि हाँ ये मैंने बंदा बुलाया है, तो वहाँ की सरकार उसको मानेगी। अदरवाइज उसको क्या करेगी, अवैध प्रवासी मानते हुए वापस डिपोर्ट कर देगी या कोई सज़ा दे देगी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, देखो अगर एम्प्लॉयर के पास सारी कुछ सिक्योरिटी रह जाएगी तो होगा क्या, उस श्रमिक का जो लेबर क्लास, जो लेबर वहाँ जाएगा है ना, उसका शोषण होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या हो, एक तो शक्ति असंतुलन हो जाएगा। कैसे, तो सारी शक्तियाँ तो एम्प्लॉयर के पास आएगी, एम्प्लॉयर के पास कुछ बचे नहीं, शोषण हो जाएगा। ठीक है, और पासपोर्ट जब्त होगा, यानी वो कहेगा कि भाई मैं तो तेरा पासपोर्ट रख लूँगा, सैलरी नहीं दूंगा, सैलरी कम देंगे, है ना, उसको खाने का नहीं देंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। नौकरी बदलेगा तो पहले पहले वाले एम्प्लॉयर से उसको परमिशन चाहिए, वो क्योंकि दूसरा एम्प्लॉयर मांगेगा तो वो अब वो कफाला के थ्रू उसको सिक्योर करेगा। तो वो कहेगा भाई तुम्हारा वीज़ा और पासपोर्ट और वो दो, और वो पहले वाला अगर नहीं दे रहा है तो उसको दिक्कत हो जाएगी श्रमिक को, है ना। तो पूरी डिपेंडेंसी उस पर हो जाएगी। वेतन कम मिलेगा, वो कहेगा भाई मैं तो जो मेन एम्प्लॉयर है जो कफाला के थ्रू करेगा इतना ही दूंगा, और मजबूरी में उसके यहाँ काम करना पड़ेगा क्योंकि आपका पासपोर्ट उसके पास है। ठीक है, तो ये एक इशू है, वो वहाँ के सिस्टम के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इससे श्रमिकों का शोषण होना शुरू हो जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई साहब इधर जो है ना खाड़ी देश हैं, इनको खाड़ी देश बोला जाता है। खाड़ी देशों के अंदर राजस्थान से अच्छे खासे श्रमिक जो हैं वो प्रवासी हुए हैं। शेखावटी और नागौर क्षेत्र से बहुत सारे लोग इस तरफ काम करने के लिए जाते हैं, उनको कफाला सिस्टम के थ्रू लिया जाता है। अब वो अगर जाएंगे तो हो सकता है हमारे क्षेत्र के लोगों का वहाँ शोषण हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता हो कि वहाँ क्या होना है, हो रहा है। ठीक है, तो ताकि कुछ चेंजेस अगर करने हो तो अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट यहाँ से उनको रिक्वेस्ट करेगी कि भाई ये ऐसा ऐसा मत करो, या कोई कल को कोई इशू हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करेगी अपने लेवल पे। ठीक है, और सुधार के क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं कि परमिट का नवीनीकरण हो, जो श्रमिक जाता है उसको जो परमिशन मिलती है उसको रिन्यू कराने की आसान सुविधा हो। ठीक है, अनुबंध की समाप्ति, नियोक्ता बदलने और देश छोड़ने की स्वतंत्रता हो। ठीक है, मतलब उसको ऐसा नहीं हो कि भाई देश छोड़ना है और वो पासपोर्ट वो दे ही नहीं रहा है ना, तो अगर पासपोर्ट नहीं भी दे रहा है तो उसको भी दे, फिर भी श्रमिक को देश छोड़ने की स्वतंत्रता हो। ऐसे कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि मतलब मेन ये है कि कफाला के जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना, नेगेटिव पॉइंट्स उनको क्या करना है, ख़त्म करना है। बाकी ये सिस्टम अच्छा है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन देखिए, कफाला प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ठीक है, पूछा क्या है जो सही है। यह प्रणाली मुख्य रूप से खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के सदस्यों देशों में प्रचलित है। बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ा है हमने। इसके तहत प्रवासी श्रमिक की कानूनी स्थिति राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, न कि निजी नियोक्ता द्वारा। नहीं, ये निजी नियोक्ता द्वारा होती है। ठीक है, तो ये गलत मान सकते हैं, एक बार आगे देखेंगे क्या होता है। सऊदी अरब इस प्रणाली को माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स लॉ से प्रतिस्थापित करने की योजना बना रहा है। ये हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये उस समय की करंट अफेयर्स था, तो हमें मेन ये देखना था कि सिस्टम क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है, ए, 1 और 3 सही है। ये निजी व्यक्ति वाला गलत है जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट सही है और ये पॉइंट सही है। यानी सऊदी अरब जो है वो इस प्रणाली को माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स लॉ से प्रतिस्थापित करने की योजना बना रहा है। एक बार सऊदी अरब को अपन मैप में देख लेते हैं कहाँ है। ठीक है, ये आपका सऊदी अरब है। ठीक है, ये सऊदी अरब हो गया, जेद्दा इसकी राजधानी हो गई। ये इस तरफ रेड सी हो गया, लाल सागर। ये फारस की खाड़ी होगी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ एडन। सऊदी अरब किसको टच करता है, यमन को, ओमान को, इराक को, कुवैत को। ये आपका कतर है। ठीक है, जॉर्डन, है ना। तो ये सब कंट्रीज़ को ये टच करता है। देखिए लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, आपको कुछ मैप दिया हुआ था और पॉइंट दिए हुए थे कि बताओ ये लोकेशन इस मैप में कहाँ है। तो इंडिया लेवल पे भी, क्योंकि पिछली बार लास्ट बार पास और दर्रे पूछे गए थे, तो इस बार हो सकता है इंटरनेशनल कुछ भी पूछ ले जो न्यूज़ में रहते हैं जनरली, है ना। और ये वाला एरिया वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए साथ के साथ अपन क्या है, मैप में इनको देखते चलेंगे ताकि दिमाग में क्लिक रहे, कल को क्वेश्चन आए तो हमें पता रहे। ठीक है, ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान से ये इस तरफ है। ठीक है, किस तरफ, पश्चिमी क्षेत्र की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा जो हैं उनको इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है उसकी एथलीट कमीशन के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अभिनव बिंद्रा कौन है, इन्होंने देखो बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था ना 2008, उसमें निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था, और अभी तक निशानेबाजी में गोल्ड मेडल सिर्फ इन्हीं के पास है। ठीक है, तो जो इनको क्या बनाया गया है, आईओसी
इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है ना, जो है उसका एथलीट कमीशन है, उसके दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए हैं ये, ठीक है। इस आयोग के ये उपाध्यक्ष सब चुने गए हैं, लेकिन इस आयोग के वो सदस्य कब से थे, 2018 से थे। ये आयोग क्या काम करता है, ग्लोबल लेवल पर जो एथलीट हैं उनके बेनिफिट्स, उनके मतलब उनकी हेल्थ, सब चीज़ें, टूर्नामेंट वगैरह, और उनके लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए ये आयोग काम करता है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है इसकी, एम्मा टेरो और माजा माजा व्लोस्कोवस्का माजा व्लोस्कोवस्का इसके सह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। ये दूसरे उपाध्यक्ष हैं, पहले उपाध्यक्ष ये हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप। क्वेश्चन, अच्छा इस पे तो क्वेश्चन है नहीं, फैक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट भाई क्या है कि एक फत्व, आप जानते हो फत्व क्या है? फत्व है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या काम करती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या काम करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल जो टेरेस्ट्रियल फाइनेंस होता है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण होता है, उसको रोकने का ये काम करती है। मतलब जैसे आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये ड्रग्स वगैरह जो इधर उधर होते हैं या हवाला का पैसा होता है, तो ये अल्टीमेटली कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? टेररिज्म में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इनिशियली जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था ना, 1989 के अराउंड ये बना था, ठीक है, तब ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करता था। लेकिन 2001 के बाद ये क्या है, आतंकी वित्त पोषण के संबंध में भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करने लगा। और ये एक कैटेगरी प्रोवाइड करवाता है, जैसे जैसे जो कंट्रीज़ होती हैं वो अगर कुछ स्टेप्स उठाती हैं कि भाई हमारा देश जो है वो आतंकी जो वित्त पोषण है वैसा नहीं करता है, या हमारे देश में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती जिनकी वजह से ग्लोबल लेवल पर आतंकियों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो उसके हिसाब से लिस्ट प्रोवाइड करवाता है, उसके हिसाब से कैटेगरी प्रोवाइड कराता है। और इनकी कैटेगरी के बेसिस पे ही उस देश में इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट में जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी निवेश होता है, उसको खपाने या उसको होने या न होने में इसकी रिपोर्ट का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। जनरली क्या होता है, पाकिस्तान को आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, ग्रे लिस्ट में रखते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं कि जो देश हैं पार्टिसिपेट हैं, जो इनके मेंबर हैं ना, उनके यहाँ पर जो वित्त पोषण की व्यवस्थाएं हैं उनका टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सुधार या स्टेप्स बताते हैं। जितने स्टेप ये करते हैं उन्हीं के वो देश इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हीं के रिजल्ट के बेसिस पर ये उन देशों की कैटेगरी डिसाइड करते हैं, ठीक है। इनिशियली मैंने आपको जैसे बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को करते थे, लेकिन 2001 के बाद क्या करने लगे, ये आतंकी वित्त पोषण को भी ये रोकने का काम डिसाइड करने लगे, ठीक है। 2001 के बाद ही क्यों करने लगे? तो इसका कारण ये है कि 2001 के अंदर अमेरिका के अंदर क्या हुआ था बताओ? सितंबर में 26/11 वाला हमला हुआ था ना, हवाई जहाज़ 2 बिल्डिंग में जाके घुस गए थे, ठीक है। तब जाके ये अमेरिका को डिसाइड लगा कि हाँ भाई ये वास्तव में कोई समस्या है। उससे पहले हम तो वैसे भी प्रताड़ित थे, हमारा देश तो पाकिस्तान से संबंधित जितने भी आतंकी वो होती थी घटनाएं, उससे थे हम प्रताड़ित, लेकिन हम बोलते थे, हमारी कोई सुनता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जब खुद के उनके पड़ी ना सिर में, तब उन्हें समझ में आया कि अरे भाई ये तो वास्तव में ऐसी समस्या है। उसके बाद से इस ऑर्गेनाइजेशन को ये बोला गया कि भाई आप क्या करो, टेररिज्म फाइनेंस जो होता है उसको भी मॉनिटर करो साथ के साथ, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, आपको काम देगा। और ये आपका टॉपिक कौन सा है जिसमें ये आएगा? एक तो IR के अंदर आ सकता है पेपर 3 में, ठीक है। पेपर 3 में IR के अंतर्गत इसको आप आ सकता है। पेपर 4 में कोई भी अगर आप आतंकवाद से संबंधित कोई ऐसे लिख रहे हो या निबंध लिख रहे हो, वहाँ आ सकता है। पेपर 1 के अंदर जो सोशोलॉजी वाला है उसके अंदर एक सेक्शन है समाज के समक्ष चुनौतियाँ, उसके अंतर्गत आतंकवाद है, तो वहाँ पे भी ये आ सकता है, ठीक है। आप पे मतलब आपकी कला होनी चाहिए, आप इस टॉपिक को कहाँ यूज़ करोगे, ठीक है। डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट तो देखो कहीं भी एक जगह ही पूछा जाएगा, लेकिन आप इस फैक्ट को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी जो एक्सपर्टीज़ का एरिया होना चाहिए ये, ठीक है। इसी को 3 डायमेंशनल स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी क्या हुआ कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हुई और इसने भारत को बोला कि भाई साहब आपके जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस हैं, ठीक है, उनके परिजनों के खातों की सख्त निगरानी करो, क्या हो सकता है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कौन है? राजनेता हुए, ठीक है, अफसर हुए, ब्यूरोक्रेसी हुई, सीनियर ब्यूरोक्रेसी हुई। तो वो क्या है, उनके खातों को देखो कि भाई उनके खाते में कितने पैसे जमा रहे हो, कोई भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा तो नहीं कर रहे, है ना, और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, है ना भाई, काले धन को कोई सफ़ेद धन तो नहीं हो रहे। तो आपको उनको सीरियसली मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का उच्च जोखिम बना हुआ है, यानी रिस्क है इस चीज़ का, इसलिए आपको इनको क्या करना चाहिए, इनके खाते मॉनिटर करने चाहिए। एट प्रेजेंट क्या है, इनको फत्व ने जो है भारत को 40 पॉइंट बोले थे जिनके बारे में उनको चेंजेस करना था, ठीक है।
लेकिन इन्होंने भारत ने क्या है 37 पॉइंट में करके बहुत अच्छा काम किया है। 3 पॉइंट्स पे ऐसा हुआ है कि वो काम नहीं कर पाए। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि एक तो घरेलू राजनीतिक हस्तियों की बैंक की जांच, ठीक है, घरेलू जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स की जांच, इस पे गवर्नमेंट ने काम नहीं किया था, ठीक है, इसी वजह से 40 में से 37 पे रह गए। गैर लाभकारी संगठनों की वित्तीय निगरानी, है ना, गैर लाभकारी संगठन होते हैं जो एनजीओ टाइप जैसे, है ना, उनकी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, ठीक है। और तीसरा था आपका गैर वित्तीय व्यवसायों व पेशेवरों की वित्तीय निगरानी, है ना, जो नॉन फाइनेंशियल जो जो होते हैं ना, ट्रेड्स होते हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके भी खातों की आपको क्या करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एंटी मनी AML स्टैंड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो व्यवस्था है वो मजबूत करने का दबाव गवर्नमेंट पे बनेगा, ठीक है। और गैर अनुपालन से अगर ये हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम क्या है, ग्रे लिस्ट में आ सकते हैं। और ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट जो है विदेशी कंपनियां, बाहर की कंपनियां कम करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि भाई फर्क कह रहा है ये ग्रे लिस्ट में है, यानी एक ना तो प्योर ब्लैक है ना प्योर वाइट है, ये सस्पेंसियस है। कल को यहाँ अगर आप ग्रे लिस्ट वाले किसी देश में पैसा लगाते हो तो हो सकता है वो पैसा आपका मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ हो रहा हो, है ना। तो वो लोग क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मान लो पैसा गल को यूज़ भी हो गया तो उनका इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। उनकी जो ओरिजिन कंट्री है वो उन पर बैन लगा देंगी। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए क्या आ जाए, ग्रे लिस्ट में नहीं आए, हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा जो है उन्होंने इंडिया के लिए बोला है। अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए। तो फत्व का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना, नहीं। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा करना, नहीं, ये थोड़ी पढ़ा है हमने। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए मानक निर्धारित करना और अनुपालन सुनिश्चित करना, हाँ ये है। विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्या हो गया, सी, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण को रोकना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 109 जलवायु अनुकूल फसलों की किस्में लॉन्च करी। जलवायु अनुकूल फसलों का मतलब क्या हुआ, देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से कृषि पर क्या हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा हो रहा है ना। तो जो परंपरागत जो बीज थे, जो फसलें थी, वो क्या उनके जो प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी और उनके क्वांटिटी के अंदर क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, यानी नकारात्मक प्रभाव हो रहा है उन पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि दो तरीके हैं, या तो आप एक तो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन को रोको, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, दूरगामी है। आज अपन काम करेंगे तो हो सकता है 10-15 साल बाद उसका रिजल्ट आए, जैसे अपन सोलर यूज़ कर रहे हैं और ऐसी ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को कम करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं वो मिलके बात करती हैं, वो $100 अरब का जो उनको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। थर्मल हटा के हम सोलर पे और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये एक स्टेप तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि भाई हम ऐसे बीज डेवलप कर लें जो क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से इतना प्रभावित ही नहीं हो, जलवायु परिवर्तन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे इतना उन पर कोई असर ही नहीं हो। तो ऐसे बीज विकसित करके, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है और जो हमारा पोषण सुरक्षा है वो बढ़ी रहे, प्रोडक्शन हमारा बढ़ता रहे, और जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो दोनों फसलों की मेंटेन रहे, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मेंटेन रहे, बराबर रहे, है ना, या अच्छी हो या बराबर हो, नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो। तो उसके लिए क्या किए गए, नए 109 जलवायु अनुकूल फसलें जो हैं उनकी किस्में, उनकी वेराइटीज़ को पीएम मोदी ने लॉन्च किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छे मार्केट में अच्छे रेट पे बिकेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, लचीलापन मतलब एक तो होता है मिटिगेशन, एक होता है एडप्शन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के लिए क्या है, एक तो है मिटिगेशन, एक सेकेंड, जलवायु परिवर्तन के लिए, है ना, जलवायु के लिए क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मिटिगेशन, मिटिगेशन, और एक होता है एडप्शन। कोई भी चीज़, कोई भी समस्या मान लो, आप जलवायु परिवर्तन को लो, मिटिगेशन मतलब उस समस्या को रोकना या कम करना, रोकना या कम करना। और एडप्शन में क्या होता है, उस समस्या को के प्रति सहनशील होना। पेन सही नहीं चल रहा आज, ठीक है, उस समस्या के प्रति
सहनशील होना, रोकना या कम करना मतलब जलवायु परिवर्तन को कम करना है, उसको प्रभाव को कम करना। तो ये क्या है, दूरगामी काम है और लगातार किए जाने वाले कार्य है। सहनशील मतलब जितना जलवायु परिवर्तन हो गया हम खुद में ही इतना चेंज करें कि उस चेंज को अडॉप्ट कर लें। ठीक है, जैसे आरएस की तैयारी के लिए आप क्या करो, आप अनग अकेडमी की वीडियो देखो, तो उससे क्या होगा, आपके करंट अफेयर से आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो ये तो हो गया आपके करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन आ गया और वो आपको नहीं आ रहा, उस समस्या को रोकने का तरीका। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ेंगे। और अडॉप्शन क्या है कि हम सीधे उनके क्वेश्चन आंसर ही देख लें। ठीक है, या हमने ये मान लिया कि हम ये क्वेश्चन छोड़ के ही आएंगे, तो ये एडॉप्शन हो गया। ठीक है, तो कोई भी समस्या की दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है मिटिगेशन, एक होता है एडॉप्शन। ठीक है, तो उस तरीके से है, एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इससे 109 जो इन जो किस्में हैं उनमें को किस किस टाइप के हैं, उपज, ठीक है, हाई प्रोडक्शन, जलवायु अनुकूल, जैव सुदृढ़, जलवायु यानी क्लाइमेटिक एडेप्टेड, जैव सुदृढ़ बायोफोर्टिफाइड यानी कि उनके अंदर सारे तरीके के न्यूट्रिशन हो। ठीक है, कौन कौन सी किस्में हैं, अनाज की किस्में इन 109 में, दलहन की हैं, तिलहन की हैं और बागवानी की हैं। किसने डेवलप किया है, आईसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और फोकस क्या है, किस चीज़ को इन्होंने लक्ष्य किया है, टिकाऊ कृषि और वैल्यू एडिशन, यानी जो फसलें हैं वो अच्छी तरीके से हो और उनकी क्वालिटी के अंदर भी क्या हो, गुणवत्ता में वृद्धि हो। क्वेश्चन देख लेते हैं, आईसीआर द्वारा विकसित जलवायु अनुकूल फसल किस्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। इन किस्मों का विकास उच्च तापमान सहनशील के केवल उच्च तापमान सहनशीलता के लिए किया गया है। ऐसा बोला क्या मैंने, सिर्फ उच्च तापमान थोड़ी है, बाढ़ वगैरह सब कुछ के लिए है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, पूसा गेहूं गौरव किस्म उच्च जस्ता और लो सामग्री के साथ एक जैव सुदृढ़ किस्म है। ये हमने नहीं देखा, ये फैक्ट है, एक बार इसको छोड़ते हैं। पिछले 10 वर्षों में आईसीआर ने 2000 से अधिक ऐसी किस्में जारी की हैं जो विभिन्न जैविक और अजैविक दवाओं के प्रति सहनशील है। ऐसा हो सकता है, लेकिन 2000 क्या पता ज़्यादा नंबर हो, है ना, तो एक बार इसको डाउटफुल रखते हैं। लेकिन ये हमें क्लियर है कि ये नहीं है, तो यानी एक नहीं है, एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये एक ही ऑप्शन है जिसमें नहीं है, यानी 2 और 3 सही है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। 2000 ऐसी फसलें इन्होंने लॉन्च कर दी हैं, किसने, आईसीआर ने, पिछले 10 साल में। और पूछा गेहूं गौरव क्या है, एक किस्म है गेहूं की जिसके अंदर क्या है, हाईली जिंक और जो आयरन के कंटेंट आपको मिलेगा, जैव सुदृढ़ बायोफोर्टिफाइड है ये। कौन सा, पूसा गेहूं गौरव, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि पूसा गेहूं गौरव क्या है। और ये टॉपिक किस में आएगा, आपका एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है पेपर 1 में, उसमें आ सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन पेपर 1 यूनिट 2 का जो कृषि वाला है ना, यूनिट 2 के अंदर एक तो केंद्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था के अंदर जो एक कृषि वहाँ और एक राजस्थान वाला। ठीक है, इसके अलावा ये और किस में आ सकता है, पेपर 2 के अंदर साइंस टेक वाला जो पोर्शन है, यूनिट 2 पेपर 2 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर साइंस टेक वाला जो पोर्शन है उसमें है वैज्ञानिक प्रगति। ठीक है, एक तो उसमें आ सकता है, एक जो बायोलॉजी वाला है ना उसके अंदर बायोटेक का भी है, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी साइंस टेक में भी पूछा जा सकता है। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से संबंधित है, आप याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन देखते जाओगे ना, तो क्या होगा कि आपको पता होगा कि ये टॉपिक हमारे मेंस में कहाँ कहाँ एडजस्ट हो रहे हैं। भाई आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई ये फर्जी आ रहे जो चल रहा है ये करंट अफेयर, तो आपको मैं ये इसीलिए साथ के साथ बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसा नहीं है। इन 7 दिनों के अंदर मेरे पास कम से कम 50 टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं उनमें से 7 से 8 टॉपिक वो लेके आ रहा हूँ जो मुझे लगता है कि भाई आरएस मेंस में पूछे जाने चाहिए, है ना, इसीलिए ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आंसर अपना बी है, अपन ने बी लगाया था। ठीक है, गलत है, क्योंकि उसने बोला था कि सिर्फ तापमान से है, नहीं ऐसा नहीं है, तापमान से नहीं है, और भी दबाव, सूखा, लवणता, रोग आदि उनके प्रति भी सहनशील हो रही है ये फसलें। ठीक है, ऐसी किस्में है ये। नेक्स्ट, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है, कहाँ मेंशन है बताओ, पेपर 3 यूनिट 3, जिसके अंदर एक टॉपिक है माता पिता भरण पोषण कानून, माता पिता भरण पोषण कानून, भरण पोषण, है ना, एक तो वो है। दूसरा कहाँ ये टॉपिक आपका आएगा, पेपर 1 यूनिट 2 नहीं यूनिट 3 और फर्स्ट पोर्शन, कौन सा, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंदर समाज के जो
कुछ वर्गों के बारे में, चुनौतियों के बारे में बोला गया है, उसमें वृद्धजन लिखा होगा, वृद्धजन है ना, सीनियर सिटीजन, उसके लिए है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। वरिष्ठ नागरिकों की चुनौतियाँ बताइए क्या क्या हैं। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जो फेस की जाने वाली चुनौतियाँ हैं वो कौन कौन सी है और उनका समाधान वगैरह बताइए। ठीक है, तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आपका बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आप थोड़ा गौर से देखना। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। तो वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जो प्रमुख समस्याएं जो झेली जाती हैं वो 3 तरीके की हैं, सॉरी इन तरीकों की है। आर्थिक, स्वास्थ्य, सामाजिक और संस्थागत। आर्थिक में क्या क्या है, जैसे एक तो अपर्याप्त आय। ठीक है, अपर्याप्त आय, अपर्याप्त आय यानी जब वो जवान थे तो उनके पास एक रेगुलर इनकम होती थी, वो कमा सकते थे। अब क्या उनका शरीर इतना काम नहीं कर रहा और इतना इफेक्टिवली आउटपुट नहीं आ पा रहा है, तो जितनी सैलरी या जितनी अर्निंग उनकी पहले थी उतनी नहीं हो पा रही है। अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, ऑर्गेनाइज कहीं सैलरीड पर्सन थे तो उनके पास पेंशन वगैरह होगी, है ना। पेंशन की कमी आप देखो, जो सैलरीड जो वृद्धजन है और एक जो सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है, जैसे राजस्थान सरकार के अंदर लगभग 1150 रुपये दिए जाते हैं। इतने के अंदर एक महीना का निकल जाएगा क्या एक व्यक्ति का, और वो भी वृद्ध। उसके दवाइयों का भी खर्चा होता है ना, जवानी में उसके दवाइयों का थोड़ी खर्चा होता है, उसके दवाई का भी खर्चा है। उसे यहाँ कहीं जाना है तो उसको भी किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, है ना। तो ये कई तरीके की समस्याएं हैं। ठीक है, आर्थिक। चलिए नेक्स्ट, अगली समस्या क्या है, महंगाई। अब पेंशन की इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है जितनी महंगाई बढ़ रही है, तो उनकी क्या होती है, परचेज पावर ख़त्म होती जाती है और अर्निंग उनकी वैसे भी एक सेचुरेट और स्टेगलेट हो जाती है, इसके आगे इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है, तो महंगाई का भी उनकी क्या हो गई, निर्भरता हो जाती है। ठीक है, तो इससे भी उनको नुकसान होता है। स्वास्थ्य के अंदर क्या है, एक तो वृद्धावस्था की खुद की बीमारियाँ, प्लस जो जवानी में उन्होंने हार्ड तोड़ मेहनत करी, उनसे कुछ बीमारियां लग गई, मान लो शुगर, बीपी, है ना, कोई लोग कैंसर, है ना, तो उन बीमारियों से उनको समस्या। अब हेल्थ प्रॉब्लम होने पे अगर उनको क्या है, अब डिपेंडेंसी है कि भाई हॉस्पिटल लेके जाओ, है ना, तो चिकित्सा संस्थान तक, चिकित्सा सेवा तक पहुंचने में उनको कठिनाई। सब भारत में बीमा की पेनिट्रेशन, जैसे एक रिपोर्ट आई थी IRDAI, उसके अंदर बोला गया था 6% ही हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई बीमा ज़्यादा बढ़े, इसलिए राजस्थान सरकार में जैसे पहले वो चली थी चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे माँ अभियान बोल दिया गया है ना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य अभियान जो है ना, उस तरीके की। मानसिक स्वास्थ्य, जैसे जैसे एज होती है उसके बाद टेंशन और उन सब दबाव और सामाजिक एकांत होने के कारण वो क्या करते हैं, उनको मानसिक स्वास्थ्य के अंदर भी दुष्प्रभाव हो जाता है, जिस वजह से उनको डिमेंशिया, है ना, अल्जाइमर, इस तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। और भारत के अंदर आपको पता है जैसे जैसे क्या हो रहा है कि समय बढ़ रहा है, वृद्धावस्था जो वृद्धजन है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। आज का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो केरल के एक गाँव, 2 गाँव की रिपोर्ट आई है जहाँ 90% लोग जो हैं वो वृद्ध हैं और गांव के गांव खाली पड़े हैं, क्योंकि वो लोग बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर कमाने चले गए, पीछे बूढ़े हैं बैठे हैं और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है आने वाले समय में। ठीक है, सामाजिक समस्या क्या है, अकेलापन, परिवार सब बच्चे सब बाहर रहने लग गए, बाहर पढ़ाने लग गए, पढ़ने लग गए या बाहर जॉब करने लग गए, तो छोटे शहरों गाँवों के अंदर वो एकदम अकेले हो गए। सामाजिक क्या हो गया, अकेलापन हो गया। उपेक्षा हो गई, जैसे बड़े होते हैं तो उनकी क्या होती है, इतनी वैल्यू नहीं रहती, उनके जो एक दबदबा रहता है परिवार में कि भाई ये बात सही है वो नहीं है। तो जैसे जैसे क्या होता है, नई जनरेशन आती है, जनरेशन गैप की वजह से वो जो नई जनरेशन होती है वो हावी होना शुरू होती है या अपनी बात को ज़बरदस्ती तरीके से मनवाती है, तो इससे जो वृद्धजन है वो उपेक्षा महसूस करते हैं, इसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। बदलती पारिवारिक संरचना जो मैंने अभी बताई आपको, है ना, और संपत्ति विवाद, वो ये न्यूज़पेपर आप उठा के देखोगे तो बूढ़े बूढ़े लोगों को पता नहीं कौन कौन मार रहा है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, संस्थागत समस्या क्या है, वृद्धाश्रमों की भारत में कमी है। ठीक है, डे केयर होम जो है वो कंपैरेटिवली जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं भी, तो क्या है वो उस तरीके से नहीं चल रहे, उनके अंदर क्वालिटी क्वांटिटी और जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो उस तरीके की नहीं है जो एक स्टैंडर्ड पैमाने की दूसरे देशों के अंदर है, वो वैसी होनी चाहिए। ठीक है, और जो वृद्ध लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच में भी बाधा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, देखो अब एक वो जो टॉपिक आपको मैं बता रहा था, माता पिता भरण पोषण कानून, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हुआ है। गवर्नमेंट हालांकि इनकी हेल्प के लिए बहुत कुछ कर रही है, जैसे अभी रिसेंटली बजट के अंदर एक चीज़ बोली गई है कि भाई जो आयुष्मान योजना है केंद्र सरकार की, ठीक है, जैसे मैंने उस दिन आपको पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर जो एक डिस्कस किया था कि भाई उसके अंदर SCCC, है ना, जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होता है कौन एलिजिबल होगा। तो इसके अंदर ये बोल दिया गया है जो इस वर्ष का बजट आया है उसमें कि 70 वर्ष से अधिक का कोई भी बुजुर्ग है, 70 वर्ष से अधिक का कोई भी बुजुर्ग
बुजुर्ग जो है वो क्या होगा, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थी माना जाएगा। ठीक है, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। ठीक है, तो ये तो ये देखो हेल्थ का इतना अच्छा इसको वो इफेक्ट मिला है, मतलब हेल्थ की कितनी अच्छी सर्विस मिली है। राजस्थान के अंदर ऑलरेडी 25 लाख का बीमा मिलता है, सभी को मिलता है, तो उसमें वृद्धों को भी मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा टैक्स वगैरह के अंदर भी, इनकम टैक्स वगैरह में भी छूट इनको वृद्धों को एक्स्ट्रा मिलती है। इसके अलावा अगर इनके बच्चे सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर कोई एफडी वगैरह करवाते हैं, है ना, सीनियर सिटीजन के लिए एफडी वगैरह करवाते हैं, तो कंपैरेटिवली उनको ज़्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, और क्या है, और इसके अलावा आपको मैं बताऊं, एक एक्ट बना हुआ है माता पिता भरण पोषण कानून, और ये आपके सिलेबस में भी है पेपर 3 के अंदर। ठीक है, तो इस माता पिता भरण पोषण कानून कब का है, ये एक्ट 2007। इसके अंतर्गत क्या है कि जो माता पिता हैं वो अपने औलाद जो है, उनके पुत्र पुत्रियां जो हैं, या जो उनकी संपत्ति के वारिस हैं, उनसे अपने जो जीवन निर्वाह के लिए भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं। अगर वो संतान या उनके जो भी उनकी संपत्ति के वारिस होने वाले हैं या उत्तराधिकारी वाले होने वाले हैं, वो अगर उस भरण पोषण करने के मना कर देती हैं या वैसा नहीं करते हैं, तो उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना और 3 मंथ की कैद। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा वृद्ध हो तो मैं बताऊंगा आपको, इसके जो एप्लीकेशन है वो कंसर्निंग एसडीएम के पास लगती है। एसडीएम कोई पावर है ये ज़्यादा, मतलब कोर्ट में चक्कर में, जो आपका सिविल कोर्ट होते हैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दीवानी मामले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो है पेयजल सुविधाएं हर घर नल से जल पहुंचाने की एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, नल से जल पहुंचाने की। अब क्या है, राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है कि इसकी अब नल से जल तो पहुंच रहा है, लेकिन जल पहुंचना कैसा चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का जल पहुंचना चाहिए। पता लग रहा है कि बुरी गुणवत्ता का जल ऐसा पहुंचाया है कि पाइपों से लोग वहाँ पानी पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए गुणवत्ता मेंटेन होनी चाहिए। उस गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए क्या किया गया है, क्या किया जाता है कि गाँवों में जल स्वच्छता समितियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, अब राजस्थान में क्या हुआ है कि इन जल स्वच्छता समितियों के अंदर गांव की महिलाओं को जो है वो सदस्य बनाया गया है, महिलाओं को। ठीक है, 5 महिलाओं को सदस्य बनाया गया है। अब ये 5 महिलाएं क्या करती है, गांव में आंगनबाड़ी, क्योंकि वहाँ बच्चे हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल और घरों से, ठीक है, गांव के जो घर, स्कूल और हॉस्पिटल है वहाँ से सैंपल लेती हैं और उनकी पानी की क्वालिटी को चेक करती हैं। ठीक है, कि भाई एक अप्रोप्रिएट क्वालिटी का पानी लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है, BIS 10,500। ठीक है, इसकी इनको क्या किया गया है, महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर 99% जो पानी पहुंच रहा है उसके सैंपल एकदम पास हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। क्यों, क्योंकि गांव की महिलाएं खुद जो है वो अपना पानी जो नल से जल जो पानी पहुंच रहा है ना, उस पानी को उनको किट प्रोवाइड कराई गई है और उस किट से वो चेक करके और आगे क्वालिटी को मेंटेन कर पा रही हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जाकिर खान। जाकिर खान कौन है, बपंग वादक है। बपंग क्या है भाई, बपंग एक लोकवाद्य यंत्र है। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप ये बताओ बपंग किस तरीके का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य, नदवाद्य, अवनदवाद्य है ना, या सुशीर वाद्य, किस तरीके का वाद्य यंत्र है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो बपंग एक क्या है, जो है राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, जाकिर खान इस बपंग के मशहूर वादक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ कि ये इनके पिताजी इनको गवर्नमेंट डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो सब छोड़ के और इनको इसी में इंटरेस्ट आता था और इनने इसको एज ए प्रोफेशन फॉलो किया और अच्छा खासा मतलब फेमस है ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक बहुत मशहूर जहूर खान मेवाती बपंग वादक रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, जाकिर खान और मतलब जाकिर खान, जहूर खान मेवाती और बपंग, इन पर 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। 15 लाइन शब्दों के ऊपर कुछ लिखो। तो ये अलवर के रहने वाले हैं, लोक कलाकार हैं जाकिर खान। इनको बपंग वादन जो है वो विरासत मिली है, यानी कि इनके जो पिताजी और दादाजी थे वो भी यही करते थे। ठीक है, और बपंग होता क्या है, ये इस तरीके का होता है, इसको बगल में दबा के, ये इसकी खूंटी होती है, इसको पकड़ते हैं और इसको ढीला और टाइट छोड़ के इसके अंदर, और ये तार है, इस तार को जो एक टुकड़ी होती है उससे ऊपर नीचे करके और आवाज़ निकालते हैं, है ना, और उस आवाज़ से ये
जो है वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। वो सॉरी उस आवाज़ से क्या होता है, जो शिव भक्त जो हैं वो मतलब शिव जी के जो भगत हैं वो क्या है, जोगी जो होते हैं वो इस यंत्र का यूज़ करते हैं शिव आराधना में। ठीक है। और शिव जी का जो एक यंत्र होता है ना डमरू, उस डमरू की तरीके का होता है। तो उस डमरू से बना हुआ एक तरीके का होता है, जैसे डमरू तो दोनों तरफ से ढपा होता है चमड़े से, ये एक तरफ से होता है ढपा और एक तरफ से खुला होता है। बीच में इस छेद से यहाँ इस जगह छेद किया जाता है और उस छेद में एक रस्सी बांधकर और ये लकड़ी लटकाई जाती है और यहाँ बगल में पकड़ के और इसको बजाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना पेरिस ओलंपिक चल रहा है। ठीक है। तो इसी वीक में क्या हुआ था, अमन सहरावत जी जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं उनको कांस्य पदक मिला था। अभी तक हमने 5 पदक प्राप्त कर लिए थे, ये 6ठा पदक था। 5 पदक कौन कौन से थे, मनु भाकर एक तो सिंगल लेके आई थी 10 मीटर एयर पिस्टल में, कांस्य लाई थी। मनु भाकर और सरबजोत ये मिश्रित में 10 मीटर एयर पिस्टल में ये भी कांस्य लाए थे। स्वप्निल कुसाले ये 5 मीटर राइफल 3 में जो पोजीशंस में रहे थे ये भी कांस्य लाए थे। और नीरज चोपड़ा ये रजत लेके आए थे। और हॉकी की टीम भी अपना कांस्य लाई थी। तो 5 पदक तो ये थे, ये 6ठा पदक था, ये 6th पदक था। तो इंडिया ने टोटल कितने पदक गेन किए, 6 पदक, जिनमें 1 रजत है और 5 कांस्य है। ठीक है। तो याद रखना भी, उनमें 2 तो मनु भाकर होगी, तो 5-6 तो खिलाड़ी हैं, ये पूरे नाम याद रख लेना आप, इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और मनु भाकर को बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। ठीक है। कौन सी स्पर्धा के अंदर ये गए थे, तो 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में ये खेले थे। और इन्होंने किसको हराया था, प्यूर्टो रिको के जो डेरियन तुर्क क्रूज थे उनको 13-5 से हराया था। और खुद ये जब सेमीफाइनल में किससे हारे थे, जहाँ ये रजत जीतने से चूक गए थे, तो जापान के थे रेई हिगुची से, और 0-10 से हार गए थे। ठीक है। तो ये इन्होंने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, यंग है, बहुत ही यंग है ना। और फर्स्ट अटैम्प्ट में इनको कांस्य मिल गया ओलंपिक में, और बहुत बड़ी बात होती है। एक क्या था भाई, उसी वीक के अंदर जो मेड़ता है, मेड़ता कहाँ है, नागौर ज़िले में। मेड़ता के अंदर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीरा महोत्सव का उद्घाटन किया था। ठीक है। किसका उद्घाटन किया था, मीरा महोत्सव का। तो मीरा महोत्सव से अपन जो है वो कहाँ हुआ था, मेड़ता के अंदर हुआ था। ठीक है। अब मीरा कौन थी, मीरा भाई राजस्थान की एक लोक संत थी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म मेवाड़ के जो मेड़ता के जो राठौड़ शासक थे ना, रतन सिंह, ये रतन सिंह जी की पुत्री थी, रतन सिंह की पुत्री थी कौन, मीरा जी। ठीक है। इनके दादा कौन से, राव दूधा, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनकी शादी हुई थी जो राणा सांगा थे ना, जो इन दिनों बहुत ही न्यूज़ में है ना, इंपॉर्टेंट है ये। राणा सांगा के बेटे थे भोजराज, राणा सांगा के बेटे थे भोजराज, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। कहाँ, चित्तौड़ में। भोजराज का क्या हुआ कि यंग एज में ही उनका देहांत हो गया, और इन्होंने आगे दोबारा किसी तरीके की शादी करने से मना कर दिया, और इन्होंने बोले कि मैं तो कृष्ण को ही अपना पति मानती हूँ, और ये वृंदावन चली गई। ठीक है। वृंदावन और चित्तौड़ में भी इन्होंने कृष्ण की पूजा की। चित्तौड़ में जो कृष्ण की पूजा की उस मंदिर का नाम क्या है, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। इंपॉर्टेंट है भाई, मीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है। कुंभ श्याम मंदिर। ठीक है। वृंदावन के बाद ये वहाँ इन्होंने भक्ति संगीत और इस सब को किया। ठीक है। इनकी जो भक्ति की जो मुख्य विशेषता थी ना, वो क्या थी, वो इंपॉर्टेंट है। देखो भक्ति वगैरह सब तो सभी कर रहे थे, लेकिन ये एक सगुण संत थी। सगुण का मतलब क्या हुआ कि मूर्ति को मानती थी, मूर्ति पूजा वगैरह को मानती थी। ठीक है। तो इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता ये थी कि इन्होंने ज्ञान से ज़्यादा है ना भावना और श्रद्धा को इम्पोर्टेंस दी। ये बोलते कि भले आपको ज्ञान हो ना हो, ठीक है, लेकिन आपकी ईश्वर के प्रति भावना और श्रद्धा है ना अटूट, तो ये ज्ञान से भी बड़ी बात है। भले आपको किसी चीज़ का कि ग्रंथों का ज्ञान हो ना हो, लेकिन भावना और श्रद्धा भी जो है ना अगर आप में, तो भी ये सबसे ज्ञान से बड़ी बात है। और भावना और श्रद्धा को प्रकट करने के तरीके इनने क्या बताए थे, नृत्य और संगीत को इन्होंने बोला था कि भाई ये अगर आप लीन होकर नृत्य और संगीत करते हो ईश्वर की भक्ति में, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि ये जो है द्वारका चली गई। ठीक है। द्वारका के अंदर महाराणा उदय सिंह ने कुछ ब्राह्मणों को भेजे, उन्होंने बोला कि आप वापस मेड़ता चलिए, चित्तौड़ चलिए। तो इन्होंने क्या है, जाने से मना कर दिया, और कहते हैं कि बाद में अंत समय में कृष्ण, जो द्वारका के अंदर कृष्ण मंदिर है, वो कृष्ण में ही समा गई। ठीक है। मीरा ने क्या है, राजस्थानी साहित्य में भी इन्होंने
बहुत सी रचनाएं लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए, वो सॉरी आपको याद रखनी है, ठीक है, जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब देखो मीरा राजस्थान में भी रही, मीरा वृंदावन भी गई, तो यानी वो ब्रज क्षेत्र है, और मीरा गुजरात भी गई द्वारका में, तो सीधी सी बात है इन तीनों में वो कुछ कुछ लिखेंगी, ठीक है। और तो मीरा के जो पद मिलते हैं ना जो इन्होंने लिखा है वो तीन तो राजस्थानी है ना, राजस्थानी ब्रज, राजस्थानी ब्रज, गुजराती और पंजाबी भाषा में इन्होंने साहित्य की रचना की। इनके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो इनकी कृतियाँ हैं, उनके अंदर अपन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आपको याद रखना है ये, ठीक है। वैसे तो आप पढ़ ही रहे होंगे, आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज़ों को बताने की, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक तो है सत्यभामा जी नु रूसणो, सत्यभामा जी नु रूसणो, ये गुजराती है, ठीक है। दूसरी है गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, ठीक है। तीसरी है आपकी राग गोविंद, ठीक है। चौथी है आपका मीरा की गरीबी, ठीक है। और पांचवी जो इंपॉर्टेंट है वो है रुक्मणी मंगल, ठीक है। तो ये रचनाएं आप याद रखना और इन भाषा याद रखना कहाँ कहाँ कौन कौन सी भाषाओं में इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी और गुजराती में इन्होंने रचनाएं करी है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई शेख हसीना जो है, ठीक है। शेख हसीना ने जो सत्ता परिवर्तित हुई थी और वो माना गया था कि वो वहाँ से भागकर भारत आ गई थी, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये अब तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अब तो इम्पैक्ट पड़ना भी शुरू हो गया, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो शेख हसीना का क्या था कि इंडिया के साथ अच्छे टाई अप थे उस समय उनके टाइम पे, और ये माना गया था कि खालिदा जिया जो उस समय विपक्ष में थी, अगर ये सत्ता में आएंगी तो भारत के साथ जो मतलब विपक्ष अच्छे संबंध नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मोहम्मद यूनुस वहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री के पद के जो कार्यभार वाले जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है। और अब अपने संबंध आपको पता भी लग रहा होगा, जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया था वो चीन वाला मैटर, और भारत ने जो भारतीय क्षेत्र से जो सड़कें हैं उनको यूज़ करने से मना करवा दिया है ना। तो इसके अलावा क्या क्या उस समय हमने ये माना था कि हमारे पे ये इम्पैक्ट पड़ेंगे, लेकिन अब तो नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, अपने को पता है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और बदलते क्षेत्रीय समीकरण, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, वो चीन वाला मैंने बताया, पाकिस्तान के यहाँ के अभी बांग्लादेश के जो वायु सैनिक है वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग पे जाएंगे, बताओ, जब को कभी ये हमारे भारत में आते थे। तो अगर हमारे पड़ोसी देश के अंदर अगर कुछ सिनेरियो चेंज होता है तो हमारे लिए वो चिंता का विषय हो जाता है। जब दुश्मन देश वहाँ पर पड़ोस में आकर अगर ट्रेनिंग करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमारे लिए भी वो खतरे की घंटी है, हमें मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा सीरियस होकर उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें डिसाइड होंगी कि भाई हमारे इन पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन इसके बेसिस पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग का समझौता अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे को जितना याद है ये लागू हो चुका है शायद 2023 के अराउंड, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार, 1 और 2 सही है, 3 गलत है क्योंकि बंदरगाहों का उपयोग का समझौता 23 में लागू हो गया है ना। तो 1 और 2 सही है, यानी आंसर इसका ए है। तो ये लागू हो चुका है, इसको मतलब भारत क्या है अभी चटगांव और मोंगला बंदरगाह को यूज़ करता है, कब, शेख हसीना वाले टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत और बांग्लादेश के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा गलत है। इंपॉर्टेंट क्या है, गलत है। भारत ने पिछले वर्षों में बांग्लादेश को अवसंरचना विकास के लिए कई बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया, LOC प्रदान करी थी, याद है, अच्छी बात है ये और सही भी है ये, ठीक है। बंगोसागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैनिक अभ्यास है, ये बांग्ला भाषी शब्द है, हो सकता है हो, ठीक है। बांग्लादेश भारत की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, भारत की नहीं है वो किसकी है, चीन की है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट गलत होगा और हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। और एक बार ये और देख लेते हैं, दोनों देश सुंदरबन और संरक्षण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, करते हैं। सुंदरबन की ये दोनों जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आंसर हमारा सी है, BRI चीन की पहल है, ठीक है। हालांकि बांग्लादेश इसमें भागीदार है, ये भारत की पहल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी ना, उन्होंने ये बोला था कि भाई जो कूप हमारे यहाँ हुआ है ना, ये इस कारण हुआ क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो मैंने
अमेरिका को देने से मना कर दिया। इस वजह से उन्होंने माहौल चेंज करा के और देश के अंदर इतना बड़ा विद्रोह खड़ा करवा दिया अमेरिका ने। ये शेख हसीना के वर्ड थे। अब हमारे लिए ये बात नहीं है कि शेख हसीना ने क्या बोला, हमारे लिए है कि सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए एक बार मैप में देखते हैं। ये है सेंट मार्टिन द्वीप, ये बांग्लादेश का द्वीप है, ठीक है। और ये बांग्लादेश देश का एकमात्र प्रवाल भित्ति वाला द्वीप है, ठीक है, सेंट मार्टिन, ये रहा, ठीक है। अब क्या है, देखो इसकी लोकेशन देखो कहाँ है। शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका जो है वो इस द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है और मैंने इसको देने से मना कर दिया। कारण क्या है, क्योंकि उसका कहना है कि अमेरिका यहाँ आकर म्यांमार, बांग्लादेश, भारत और चीन, ये चीन है, ये यहाँ से मलक्का जलडमरू मध्य से होकर इस तरीके से व्यापार करता है, तो चीन के व्यापार पर भी अपनी नज़र रखना चाहता है ना। तो इसलिए ये अमेरिका यहाँ आना चाहता है, लेकिन मैंने अमेरिका को ये देने से मना कर दिया, तो उन्होंने पूरे देश में ये बवाल खड़ा करवा दिया। ऐसा शेख हसीना का बोलना था, ठीक है। तो एक बार इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए आप, ये देखो, है ना, ये चीन है। तो चीन अपना ज़्यादातर व्यापार इस रास्ते से करता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे होते हुए और स्वेज नहर से होते हुए इस तरीके से, ठीक है। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की और चीन की आपको पता है इन दिनों क्या स्थिति बनी हुई है। और आज की स्थिति अगर देखें तो लगता भी है कि भाई हो सकता है अमेरिका की ये वास्तविकता हो, है ना, डिप्लोमेसी ये थी, ठीक है। ये मलक्का जलडमरू है, ठीक है। तो उनका कहना था कि अमेरिका यहाँ एक तो ध्यान रखेगा, एक भारत की गतिविधियों पर ध्यान रखेगा, एक बांग्लादेश और यहाँ नज़दीकी म्यांमार, और म्यांमार के अंदर भी बवाल मचा हुआ है तो आपको पता है वो वहाँ भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये अमेरिका एक्चुअल में क्या करना चाहता था कि इस क्षेत्र के अंदर उपस्थिति देकर और इस जो व्यापार रूट है ये, है ना, इसके ऊपर अपनी निगरानी रखना चाहता था। और इन्होंने मना कर दिया, जो बांग्लादेश की PM थी, इस वजह से वहाँ उनका कहना है कि इस वजह से वहाँ पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, ठीक है। तो अब अपन ये देख लेते हैं इनने क्या लिखा है। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है, ये एकमात्र प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप मैंने मूंगे की चट्टान वाला द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ है ना जैसे ऑस्ट्रेलिया का, उस तरीके से, ठीक है। शेख हसीना का अमेरिका पर द्वीप चाहने का आरोप लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि BNP के समर्थन के बदले, ठीक है, अमेरिका द्वारा सैन्य अड्डा बनाने की अटकलें हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, रणनीतिक महत्व क्या है, हिंद महासागर का और मलक्का जलडमरू मध्य के पास होना, ठीक है। अमेरिका के लिए चीन पर निगरानी हेतु महत्वपूर्ण, और चीन द्वारा विकसित जो कॉक्स बाजार बंदरगाह है उसके लिए बाधा। अब कॉक्स बाजार बंदरगाह कहाँ है वो और देख लेते। ये कॉक्स बाजार बंदरगाह है और ये सेंट मार्टिन है। अब इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है, चीन। और अब यहाँ चीन आ गया तो अमेरिका की तो चुल मच गई कि भाई मेरे को भी यहाँ आना है, तो अमेरिका यहाँ आना चाहेगा, नेचुरल सी बात है। तो इसके डेवलपमेंट को देखने के लिए क्या कर रहा है कि उनका जो शेख हसीना कहना था कि भाई वो ये आइलैंड यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहते हैं, ठीक है। भारत के लिए क्या निहितार्थ हैं, भारत के लिए ये निहितार्थ हैं कि भारत का में पड़ोस के अंदर क्या होगा, विदेशी सैन्य उपस्थिति हो जाएगी। यानी जो अमेरिका जो है वो अपना जो है अगर सैन्य अड्डा बनाएगा तो उनकी फोर्स यहाँ रहेगी, तो किसी भी तरीके का भविष्य का कोई पता थोड़ी है कब क्या संतुलन हो जाए। तो भारत के जो पॉलिटिकल जो जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है उसको कहीं ना कहीं ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है, अमेरिका की उपस्थिति यहाँ पर, ठीक है। और चीन का क्या है, चीन के साथ संतुलन होगा, क्यों, क्योंकि बगल में कॉक्स बाजार में अगर चीन कुछ कर रहा है तो उसको अमेरिका के थ्रू काउंटर बैलेंस किया जा सकेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल भित्ति द्वीप है, सही है, हमने पढ़ा है। यह द्वीप म्यांमार के तट से काफ़ी दूर है, नहीं ये तो बगल में ही है। अभी तो अपनी लोकेशन देखी है, ये देखो ये कहाँ है, ये रहा सेंट मार्टिन, ये सेंट मार्टिन और ये सेंट मार्टिन और ये म्यांमार, है ना। तो म्यांमार से दूर नहीं है, ये नज़दीक ही है, ठीक है, दूरी पर स्थित है। गलत बात, यानी पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो दूसरा नहीं होगा, तो ये केवल एक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक और दो दोनों हैं। द्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन पर है, नहीं औद्योगिक उत्पादन पर नहीं है, या नारियल की खेती हो रही है, ज़्यादातर नारियल की खेती होती है, तो औद्योगिक इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका फर्स्ट होगा,
ए है, बिल्कुल सही बात है। ये म्यांमार तट से केवल 8 किलोमीटर पश्चिम में है और ये गलत है क्योंकि अर्थव्यवस्था मछली पकड़ने, खेती और पर्यटन पर निर्भर है। खेती किस चीज़ की? नारियल की, नारियल के पेड़ों की। और 3 वर्ग किलोमीटर का तो इसका एरिया ही है सारा। ठीक है, तो ये स्लाइड्स थी, इनके बेसिस पे जो मेंस के क्वेश्चन है वो अभी आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल ग्रो करेगा तो सभी ग्रो करेंगे, मैं भी ग्रो करूंगा और आप भी ग्रो करोगे। ठीक है, दूसरा, आपकी जानकारी में कोई भी आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग है, मोटा पैसा लेके चीज़ें बता रही हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे मिल जाए। ठीक है, और कोई मेंस का आपका भाई बंधु, कोई दोस्त अगर तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में, आपका हाथ जोड़कर आपका आमंत्रण है, कृपया आकर वहाँ अपना कोई डाउट या सजेशन बताएं, ताकि फर्दर वीडियोस के अंदर किसी तरीके का रिक्वायरमेंट है तो वो चेंजेस किए जा सकें। क्योंकि इनिशियल वीडियो और अब की वीडियो आप देखोगे तो जो कमेंट में जो हमें सजेशन मिले उन्हीं के बेसिस पे हमने चेंज किया है। ठीक है, हमारा टारगेट इतना ही है कि भाई स्टैटिक के लिए आप अपना करंट के लिए आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस और स्टैटिक को रिवाइज करते रहो, ताकि करंट से जितना भी क्वेश्चन है तो वो सारे स्लाइड से ही पढ़ जाएं और आपका फालतू का टाइम उन चीज़ों में ख़राब नहीं हो। वो हम अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके आपको तैयार करके देंगे। तो किसी तरीके का अगर आपको चेंज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।